बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे और यूनिट 5 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद MCQ वाला पार्ट्स आएगा। तो बढ़ेंगे क्लास की ओर, और क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और आप लोगों को पता भी चल गया है कि हमारा जो DLED का ई-गाइड बुक है वो आ चुका है और बहुत सारे लोगों ने इसे परचेज किया है। उन सभी का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और उम्मीद है कि ये ई-गाइड बुक आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी तक जितने लोगों ने परचेज नहीं किया वे सभी परचेज कर लें। ये PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके एक अच्छा खासा बुक जो है वो बना सकते हैं। आज के क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग इस 5वें इकाई के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। वैसे सिलेबस को डिस्कस किया गया है और आप सभी लोगों को पता ही है, फिर भी एक नज़रिए से देख लेते हैं फटाफट से। विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, यानी कि विद्यालय के पूरे सिस्टम को समझना है। इसके बाद शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। RTE एक्ट 2009 आने के बाद कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले हैं, यहाँ से सवाल आपके बनेंगे। समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा की चर्चा हम लोग पिछले भी क्लासेस में भी कर चुके हैं, यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में जो बदलाव देखने को मिले हैं, इसके तहत बाला पेंटिंग करवाया गया है। हर एक स्कूल में पेंटिंग के तहत कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया है। कक्षा की शिक्षण प्रकृति, परंपरागत, बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक, सृजनात्मक आदि इन सारे चीज़ों की चर्चा हम लोग पहले यूनिट में भी कर चुके हैं। इसके बाद है पाठ्य सहगामी व शैक्षिक क्रियाएं, इसके क्या महत्व है, इसकी क्या योजना हम लोग बनाएंगे एवं क्रियान्वयन कैसे करेंगे ड्यूरिंग क्लास टीचिंग। विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की क्या प्रोसेस हैं, ठीक है, इसमें खास करके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे फोकस रहेगा। प्रगति पत्रक क्या होता है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी लोगों को पता है, सभी लोग इसको फिलअप करते हैं हर साल। इसके बाद है शिक्षक वृत्तिक विकास, जो हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, एज ए टीचर हमारा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। इसके बाद है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक, तो यहाँ पे शिक्षकों की विभिन्न तरह की भूमिकाएँ होती हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब फटाफट से बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। विद्यालय संगठन क्या है, तो विद्यालय हम सभी को पता है कि विद्यालय क्या है। अगर सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि विद्यालय है क्या, तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे। तो विद्यालय एक शिक्षा को प्रदान करने का औपचारिक केंद्र है, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये यूनिट 1 में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। एक तो औपचारिक शिक्षण होता है, दूसरा अनौपचारिक शिक्षण होता है और तीसरा निरौपचारिक शिक्षण होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो ये विद्यालय की जो व्यवस्था होती है ये औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था होती है। यहाँ एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, इसका एक टाइम टेबल रहता है। बच्चे विद्यालय में आते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने घर को चले जाते हैं। तो विद्यालय क्या है, तो विद्यालय समाज का औपचारिक अधिगम केंद्र है, ठीक है। अधिगम केंद्र बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अधिगम यानी कि लर्निंग सेंटर इसको कहते हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बच्चे सीखते हैं, जहाँ एक निर्धारित पाठचर्या के अंतर्गत शैक्षिक माहौल में बच्चों के सीखने सिखाने का कार्य जो है वो निरंतर आगे चलता रहता है, निरंतर कंटिन्यू हमेशा ये बना रहता है। ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी उस विद्यालय में आती है और वो शिक्षा ग्रहण करके फिर आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो सामान्य से दिखने वाले इस केंद्र की संरचना बहुत जटिल होती है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों से लेकर के समाज के कई घटक शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय में हम सभी देखते हैं कि विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत एक पूरा सिस्टम, एक पूरा मैकेनिज्म कार्य करता है, ठीक है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। विद्यालय संगठन की अपनी एक विशेष संरचना होती है ना। हम लोगों ने देखा है, हम लोग इससे भली भांति परिचित है, इसके बारे में विशेष बताने की भी आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। इसके अंतर्गत विभिन्न अंग हैं। विद्यालय संगठन की संरचना के विभिन्न अवयवों या अंगों में प्रधानाध्यापक शामिल है, शिक्षकगण शामिल है, विद्यार्थीगण शामिल है। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको हम लोग विद्यालय शिक्षा समिति अपने विद्यालयों में कहते हैं,
है ना, समुदाय इत्यादि प्रमुख हैं। समुदाय में हमारा समाज आ जाता है, जिस पोषक क्षेत्र में हमारा विद्यालय अवस्थित है वो आ जाता है। इन विभिन्न अंगों की एक निश्चित भूमिका होती है जो अपने कार्यों के द्वारा पूरे संगठन के सुचारू रूप से संचालन में योगदान देते हैं। हर एक घटक का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और ये विद्यालय की संरचना के ऊपर, विद्यालय के पूरी प्रक्रिया के ऊपर प्रभाव डालते हैं। विद्यालय संगठन की अपनी कार्य प्रणाली होती है जो विभिन्न नियमों के अनुसार चलती है ना। किसी भी संस्था को चलाने के लिए कई तरह के नियम कानून होते हैं, तो उसी तरह से विद्यालय के संचालन के लिए भी कई तरह के नियम और कानून हैं। जैसे विद्यालय समूह का एक पूरा भाग शिक्षण कार्य से संबंधित है, अर्थात जो शिक्षक उसमें शामिल है ना। तो जितने भी शिक्षकगण हैं जिनकी अपेक्षित योग्यताएं उन्हें इस समूह का सदस्य बनाती हैं, उसी प्रकार विद्यार्थीगण भी इस समूह के अभिन्न सदस्य हैं। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो फिर विद्यालय का अस्तित्व भी नहीं होगा। तो विद्यार्थी सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे घटक कह सकते हैं कि हैं, जिनकी सदस्यता भी कई योग्यताओं के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे उम्र के आधार पर विद्यार्थियों को अलग अलग वर्गों में रखना, ठीक है। अब समझते हैं कि विद्यालय संगठन की जो संरचना है इसमें कौन कौन से घटक शामिल होंगे। तो विद्यालय संगठन को समझने के लिए इसकी व्यापक संरचना की पड़ताल आवश्यक है, जिसका विस्तार कई स्तरों पर किया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। एक सवाल यहाँ पे बनता है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो जब हमारा संविधान बना था, शुरुआत में शिक्षा जो है संविधान के वो राज्य सूची के अंतर्गत थी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। तो समवर्ती सूची में जब इसको रखा गया तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, दोनों मिलकर के इसके ऊपर नियम कानून बना सकते हैं। शिक्षा के विषय में भारत के केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसके कारण भी विद्यालय के संगठनात्मक संरचना पर कई प्रभाव पड़ते हैं। राज्य स्तर पर प्रबंधात्मक संरचना को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि कई विभागों में से एक शिक्षा विभाग है। इसके साथ साथ जिला व प्रखंड स्तर पर भी शिक्षा प्रबंधन से जुड़ी कई संस्थाएं होती हैं। राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो SCERT इसकी सर्वोच्च संस्था होती है, ठीक है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, जो BEP है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, वह भी इसका एक प्रमुख घटक है। उसके नीचे अगर आते हैं तो हर एक जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक ऑफिस होता है जो मॉनिटरिंग का कार्य करता है, ठीक है। इसमें डाइट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रखंड स्तर पर आते हैं तो BRC की भूमिका होती है, फिर प्रखंड स्तर से नीचे CRC की भूमिका होती है और सबसे नीचे विद्यालय आता है हमारा। तो कई तरीके से ये सिस्टम पूरा एक कह सकते हैं कि एक बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संगठन की सामान्य अवधारणा में ये जो संगठन हमारा है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले तो उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद संरचना, विद्यालय के स्थापना का क्या उद्देश्य है, इसकी फिर संरचना कैसी होगी, इसके सदस्य कौन होंगे, ठीक है। इसमें जो कार्य करने वाले होंगे वो कर्मी कौन से होंगे। फिर संसाधन इसका एक इम्पोर्टेंट घटक है कि संसाधन किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी एक विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन में। इसके बाद नियमों की बात करेंगे कि इसका एक नियम होना चाहिए, ठीक है। इसका अपना एक गजट प्रस्तुत किया जाता है, उस गजट के अकॉर्डिंग ही ये सारा कुछ चलता है। इसके बाद इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कह सकते हैं तो हर एक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति की स्थापना की गई, ठीक है। इसके बाद कार्य प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए। फिर मान्यता के संबंध में आते हैं तो मान्यता, जैसे कि सरकारी विद्यालय की मान्यता जो है वो सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाती है। वहीं निजी विद्यालयों को भी अब मान्यता लेनी पड़ती है। कोई भी निजी विद्यालय अगर अस्तित्व में है तो उसे भी सरकार के साथ टैग करना होता है और उसे भी UDAIS प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। विद्यालय संगठन की अवधारणा में हम लोग देखेंगे तो विद्यालय संगठन में कौन कौन से घटक शामिल होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यार्थीगण, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसके अभिन्न अंग होते हैं। इसके अलावा अभिभावक, ठीक है, समुदाय, शैक्षिक संस्थाएं, कई तरह की शैक्षिक संस्थाएं भी इसका एक पार्ट हो सकती हैं। प्रधानाध्यापक, इसके बाद प्रबंध समिति, फिर अध्यापक मंडल, ठीक है। अध्यापक मंडल और अभ्यर्थीगण, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं इसके, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ही पूरा विद्यालय
कह सकते हैं कि टिका हुआ है। अब है विद्यालय विकास योजना के विभिन्न आयाम। विद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके बिना विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। हम इन संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक संसाधन में जो कुछ फिजिकल चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं अपने विद्यालय में, चाहे वो विद्यालय का भवन हो, विद्यालय में खेल का मैदान हो, विद्यालय के कक्ष हो, विद्यालय में पुस्तकालय हो, विद्यालय का शौचालय हो, विद्यालय का रसोई घर हो, ठीक है। तो जितना भी फिजिकल फॉर्म हमें दिखता है, फिजिकल स्ट्रक्चर दिखता है हमारे स्कूल में, वो सभी भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो विद्यालय भवन, कक्ष, पुस्तकालय, पुस्तकें, फर्नीचर, अलमीरा, खेल परिसर, साउंड सिस्टम, कंप्यूटर, ये सभी विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंग हैं, ठीक है। यहाँ से भी सवाल बनाया जा सकता है, विकल्प दे दिए जाएंगे, ठीक है, या समूह में विकल्प दिए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्यालय में भौतिक संसाधनों के समूह को इंगित करता है, ठीक है। और 4-4 वस्तुओं के नाम वहाँ पर दे दिए जा सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में हम सभी जानते हैं कि जितना भी मानव संसाधन यानी कि मानव कार्यबल जो भी कार्यरत हैं एक विद्यालय में, एक विद्यालय के सुचारू संचालन में, वे सभी मानव संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है, ठीक है। और चूँकि प्रधान शिक्षक की भर्ती है तो प्रधान अध्यापक की या प्रधान शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं, उनके क्या कार्य और उनके क्या दायित्व होते हैं, इनसे आप सभी को अवगत रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद विद्यार्थीगण है जो कि मानव संसाधन है, अभिभावक हैं, शिक्षकगण हैं, वहाँ काम करने वाले रसोइया हैं, और जो मैनेजमेंट करने वाले पदाधिकारीगण हैं वह भी इसके मानव संसाधन के रूप में ही समझे जाएंगे। इन सभी को मिलाकर के हमारे विद्यालय में मानव संसाधन के रूप में ये सारे घटक जो हैं वो कार्य करते हैं और विद्यालय के सफल रूप से संचालन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तीसरा आता है वित्तीय संसाधन। किसी भी संस्था को चलाने के लिए वित्त की ज़रूरत होती है, ठीक है, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है। तो जितने भी सरकारी विद्यालय की हम बात करते हैं, चूँकि हम सरकारी विद्यालय से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका एक अपना मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। जो भी राशि वगैरह इश्यू करना हो, चाहे वो विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए हो, विद्यालय में विभिन्न तरह की योजनाएं जैसे चल रही हैं, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए, और इसके अलावा विद्यालय के बच्चों के पोशाक राशि के लिए, छात्रवृत्ति राशि के लिए, है ना, कई तरह की योजनाएं हैं। और अगर हाई स्कूल में चले जाते हैं तो वहाँ पे साइकिल योजना है, बच्चों को साइकिल दी जाती है, उसके लिए राशि दी जाती है। तो इस तरह वित्तीय संसाधन, ये सारी चीज़ें शामिल होती है वित्तीय संसाधन में। तो इसमें विद्यालय विकास राशि आ जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, आपने क्राइटेरिया देखा ही होगा, सभी लोगों को पता भी होगा कि अगर आपके विद्यालय में 250 से अधिक बच्चा है तो फिर कितना राशि मिलता है, 75,000 रुपये मिलता है ना। 250 से 500 तक के अगर स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की तो 75,000 रुपीज़ हर एक साल दी जाती है। विद्यालय विकास राशि उसको हम लोग कहते हैं, और इस राशि से विद्यालय का जो भी मैनेजमेंट होता है उसमें खर्च किया जाता है। इसके अलावा रख रखाव एवं मरम्मत राशि, अब देखिए इसी में शामिल हो गया ये सारा कुछ। रख रखाव एवं मरम्मत राशि पहले अलग अलग आता था, विद्यालय विकास राशि अलग आती थी, रख रखाव एवं मरम्मत राशि अलग आती थी। अभी भी अगर कोई मेजर वर्क करवाना है विद्यालय में, जैसे बाउंड्री करवाना है, तो बाउंड्री के लिए विद्यालय विकास राशि से आप खर्च नहीं कर सकते हैं, उससे संभव ही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अलग से फंड जारी किया जाता है, उसके लिए आप लोग अलग से लेटर वगैरह लिखना होता है, जिसमें स्थानीय जो पंचायत समिति वगैरह मुखिया जी हैं वे अगर इसमें सपोर्ट करते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे बीओ साहब, फिर आगे ज़िला में चले जाते हैं तो डीओ साहब, डीपीओ साहब, ये सब अगर उसको इश्यू कर देते हैं तो फिर आपके विद्यालय में वो फंड आ जाता है, और उस फंड के द्वारा जो भी मेजर वर्क होते हैं वो करवाए जाते हैं। जैसे बाउंड्री का निर्माण करवाना है या अगर कोई छत वगैरह की मरम्मत करवानी है तो उसके लिए इस मद में राशि आ जाती है, रख रखाव एवं मरम्मत राशि। शिक्षण अधिगम सामग्री की राशि आती है, टीएलएम के लिए पैसा आता था पहले, अभी तो 2-3 साल से बंद है शायद। फिर मध्याह्न भोजन संबंधित राशि आती है, हर एक महीने
मध्याह्न भोजन जो विद्यालय में संचालित होता है उसके लिए रिपोर्ट बनाया जाता है और उस रिपोर्ट के आधार पर अब तो उसका पीएफएमएस के द्वारा जितना भी ये राशि का ट्रांजैक्शन होता है वे सभी पीएफएमएस के द्वारा होते हैं। तो पीएफएमएस से संबंधित सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। और आप सभी विद्यालय में कार्यरत है तो पीएफएमएस को अच्छे से समझिएगा और पीएफएमएस को क्या कहते हैं उसको हर एक महीने जो मध्याह्न भोजन के भुगतान के लिए रिपोर्ट जो बनाई जाती है, अगर बहुत सारे शिक्षक लोग तो उसको खुद से बनाते भी होंगे, अगर आप लोग कोई नहीं बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है। उसको समझिए कि किस प्रकार से वो रिपोर्ट बनाया जाता है और पीएफएमएस पोर्टल पे किस तरह से भुगतान किया जाता है, किस तरह से पीपीए निर्गत किया जाता है, किस तरह से फिर उस पीपीए पे सचिव का और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होता है, फिर उसका जाकर के बैंक में भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो पीएफएमएस के द्वारा जितने तरह की खर्च होंगे सब पीएफएमएस के द्वारा ही भुगतान होता है। वेंडर का निर्माण किया जाता है, पहले वेंडर बनाए जाते हैं, वेंडर को वहाँ पर रजिस्टर्ड कराया जाता है पीएफएमएस पोर्टल पर, ठीक है। अपने अपने स्कूल के अलग अलग वेंडर्स होते हैं और वेंडर अलग अलग मद के अलग अलग होते हैं। जैसे कि मध्याह्न भोजन के लिए आपको किसी दुकानदार को वेंडर बनाना होता है, उसी तरह से विद्यालय विकास राशि अगर आप उसका खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वेंडर दिखाना होता है, या सेम वेंडर से ही करवा सकते हैं, वो भी व्यवस्था होती है। तो वो बहुत सारी बातें जो है वो वित्त से संबंधित वो प्रधानाध्यापक के साथ अगर कोई काम करते होंगे तो उनको ये सारी बातें पता होंगी। और अगर आप नहीं काम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीएफएमएस पोर्टल क्या है, पीएफएमएस के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ों का ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, इस तरह के सवाल यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। तो वित्तीय संसाधन के ऊपर थोड़ा सा विशेष फोकस रखिएगा, क्योंकि प्रधान शिक्षक जब आप बनेंगे तो आपको वित्तीय मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अगर कोई भी पदाधिकारी आपके विद्यालय में जांच के लिए आएगा तो सबसे पहले वो क्या देखता है, सबसे पहले इसी रिकॉर्ड को देखेगा, सबसे पहले आपका रोकड़ पंजी देखेगा। और रोकड़ पंजी को सही से अगर आप नहीं तैयार करके रखते हैं तब फिर आपके ऊपर गाज गिर सकती है, ठीक है। और उसका ऑडिट होता है हर एक साल, या अब तो हर एक साल के लास्ट में उसका ऑडिट होता है। और चूँकि पीएफएमएस के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है तो अब थोड़ा सा ये इजी हो गया है। पहले बहुत कठिन हो जाता था, जब खाते पे राशि आती थी उसका पूरा संधारण करना होता था, इंटरेस्ट आ जाता था, फिर कैसे उसका कहाँ पे व्यय हो गया, कहाँ पे कौन से किस मद के लिए कौन सी राशि आ गई, ये खाते के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो अच्छे से समझ में नहीं आती थी। तो उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कतें होती थी। लेकिन अभी क्या है कि पीएफएमएस के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन होता है तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया। लेकिन फिर भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन तो करना ही होता है ना। उसके लिए आप लोगों को, अगर जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग काम करते होंगे, उनको पता होगा पीपीए रजिस्टर बनाना पड़ता है, फिर रोकड़ पंजी बनानी पड़ती है, और जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। चूँकि मैंने ये सारा काम किया हुआ है तो मुझे इसके बारे में विशेष अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि वित्तीय संसाधन के बारे में आप लोगों को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और एज ए हेड टीचर जब आप अपने विद्यालय में पदस्थापित किए जाएंगे तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसको निभाने की होगी और अच्छे से निभाने की होगी। जब भी ऑडिट होगा तो आपके एक एक रुपये का हिसाब वहाँ पे मैच करना चाहिए। अगर वहाँ पे गड़बड़ी होती है किसी तरह का तो फिर आपको वहाँ हर्जाना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। रिकवरिंग हो जाती है, बहुत सारे टीचर्स जो हेडमास्टर थे उनके रिकवरिंग भी कराई गई है, क्योंकि उनका मुंह नहीं मिल रहा था। वहाँ पे उन्होंने कुछ और ही भर दिया था राशि, जबकि वास्तविक रूप में कुछ और आया था। तो ऐसी स्थिति में रिकवरिंग हो जाती है। इसलिए इस बिंदु पे आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क करना है, थ्योरेटिकल वर्क नहीं करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है। अपने अपने विद्यालय में इसको लेकर के इंटरेस्ट लीजिए। और पीएफएमएस का अगर नहीं हो तो आप प्रधानाध्यापक को, अपने प्रधानाध्यापक को हेल्प करने के उद्देश्य से ही वो रिपोर्ट बनाना शुरू कीजिए। आप खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा है निर्माण कार्य संबंधित राशि। तो अगर विद्यालय का भवन निर्माण होता है तो उसके लिए राशि आती है, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। और ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बहुत लेंदी होता है। काफ़ी समय के बाद जो है इसके इश्यू वगैरह जब होते हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, एक लेंदी प्रोसेस होता है। आपका जो है इंजीनियर पास करेगा, बहुत तरह का प्रोसेस होता है। इसके अलावा पुस्तक क्रय राशि, तो अब देखिए पुस्तक तो विद्यालय में पहुंचाया जा रहा है,
इसके पहले किताबों के लिए राशि दी जाती थी, ठीक है। तो कभी कभी सिस्टम चेंज होते रहता है। अब आते हैं विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में। तो हम यहाँ पर अपने बिहार के कुछ स्कूलों के पिक्चर यहाँ पे देखेंगे और इससे समझेंगे कि विद्यालय के भवन का सृजनात्मक प्रयोग कैसे किया जा रहा है। और ये हमारे बिहार के लिए खास करके बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने विद्यालय में इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रयोग पूरे देश भर में अपनाया जा रहा है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बच्चे ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन की बोगी के पास खड़े हैं, लेकिन ये दरअसल विद्यालय का भवन है, कक्षा है। और इधर देखिएगा तो इधर तो एरोप्लेन ही खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। और इस भवन का नाम रखा गया शिक्षा उड़ान। बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर विद्यालय के भवन का दरवाज़ा इस तरह से हम लोग लगाते हैं तो अगर हम यहाँ पे एंगल इंडिकेट कर दें 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो बच्चों को इसी माध्यम से जो है वो एंगल का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कोणों की जानकारी उन्हें प्रैक्टिकल रूप में हो जाएगी। तो ये सारा काम कराया गया है। जैसे विद्यालय के जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियों पे टेबल लिखा जा सकता है, ठीक है, गिनती लिखी जा सकती है, उल्टी गिनती, सीधी गिनती सब लिखी जा सकती है। फर्श के ऊपर इस तरह से गिनती लिख करके बच्चों को उसके ऊपर खेलना सिखाया जा सकता है। कक्षा के अंदर जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर इस तरह से वाटर साइकिल का ये पेंटिंग बनाया गया है। इसी तरह से बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं और ये सभी जो है बाला पेंटिंग के अंतर्गत कराया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही होगा। और बाला पेंटिंग के तहत जो है ना वो एक राशि भी आती है और उस राशि के सहायता से इस तरह का कार्य कराया जा रहा है। और बहुत सारे जो इनोवेटिव प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो विद्यालय विकास राशि से भी खर्च करके इस तरह का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो शिक्षा उड़ान वाला भवन बनाया गया, तो ये प्रधानाध्यापक महोदय ने खुद की सोच से ये किया है। तो विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देख ली हैं। बच्चों की शिक्षा में विद्यालय भवन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बच्चे अपने दिन भर का लगभग 6 घंटा विद्यालय में बिताते हैं, तो विद्यालय के हर एक कोने से वे परिचित होते हैं। बच्चे अपने दैनिक जीवन के समय का बड़ा हिस्सा यहीं व्यतीत करते हैं। इसलिए विद्यालय भवन को सिर्फ एक कंक्रीट की इमारत नहीं समझकर इसे बच्चे की सृजनशीलता के विकास का स्थान समझा जाना चाहिए और उस दिशा में कार्य किए जाने चाहिए और उस दिशा में कार्य हो भी रहे हैं। अब कुछ ही विद्यालय जहाँ ऐसे हैं जहाँ पे ये सारा कार्य नहीं हुआ है, अधिकांश विद्यालय में ये सारा कार्य हो रहा है, ठीक है। और एज ए टीचर आप इनोवेटिव आइडिया खुद का भी लगा सकते हैं और इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए विद्यालय भवन की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत बच्चे की कल्पनाशीलता को विस्तार मिल सके और वे नए मौलिक विचार वस्तु का निर्माण कर सकें। इसलिए विद्यालय भवन को एक जीवंत तत्व के तौर पर देखने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे रोजाना अंतःक्रिया करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार के द्वारा विद्यालय भवन को एक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना चलाई जा रही है, ठीक है। विद्यालय भवन को एक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना चलाई जा रही है और इस योजना को बाला पेंटिंग नाम दिया गया है और बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ठीक है। विद्यालय का जो भवन है वह एक शिक्षण सहायक सामग्री है, इस तरह से इसको माना गया है, ठीक है। इसके तहत विद्यालय भवन को आकर्षक बनाया जाता है। विद्यालय भवन को विविध रूप देकर के उसे बच्चों के लिए सीखने का माध्यम बनाया जाता है। विद्यालय की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना, प्राथमिक कक्षाओं की दीवारों को नीचे से 4 फुट तक काले पेंट से पेंट करके श्यामपट्ट का रूप देना, जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस श्यामपट्ट पे कुछ भी लिखने का कार्य कर सकते हैं, चित्र बनाने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। फर्श पर रेखागणित की आकृतियाँ बनाना, कमरे के दरवाजे को विभिन्न कोण के अनुसार खोलना बंद करना, भूगोल के अनुसार बालू के टीले, मिट्टी के पहाड़ आदि बनाना। अगर किसी विद्यालय में मैदान है तो उस मैदान का प्रयोग सृजनात्मक रूप में किया जा सकता है। बच्चों को अगर पहाड़ का कॉन्सेप्ट समझाना है तो वहाँ पर मिट्टी के टीले को इस तरह से बनाया जा सकता है, पहाड़ का रूप दिया जा सकता है, वहाँ से झरना भी गिराया जा सकता है, ठीक है।
कृत्रिम वाटरफॉल हम लोग बना सकते हैं, वहाँ पे बालू के टीले बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों से बच्चे जो है वो ज़्यादा सीखेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। कक्षा की दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के नाम उकेरना, ठीक है, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये सभी जो है बाला पेंटिंग के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ से कुछ सवाल बनने की उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिला है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि RTE एक्ट 2009 ये लागू कैसे हुआ, इसके पीछे का प्रोसेस क्या था। तो देखिए, सबसे पहले जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस टाइम पे शिक्षा को अनुच्छेद 45 में नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें जितना भी पॉइंट दिया गया है सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो शिक्षा को अनुच्छेद 45 में नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, और इस टाइम पे शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। तो एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि शिक्षा को समवर्ती सूची में संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका सही आंसर होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है वर्ष 1993 जब आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति P. उन्नीकृष्णन ने न्यायालय में परिवाद दायर किया कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो P. उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का परिवाद हुआ, एक इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई और इस घटना ने एक तरह से नींव खड़ी की। RTE एक्ट को लागू होने में इस घटना ने एक नींव की भूमिका निभाई। ये परिवाद चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे फैसला दिया उन्नीकृष्णन के पक्ष में। तो उन्नीकृष्णन की जीत हुई और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। देखिए, प्रोसेस कितना लेंदी होता है। कोई भी सरकारी जो कार्य होता है, कुछ नीतियाँ होती हैं इस तरह की, जिसके लागू होने में कितनी सारी अड़चनें आती हैं, कितना लेंदी प्रोसेस होता है, कितना लंबा समय लगता है, इसको देखने की ज़रूरत है। वर्ष 2002 में 86वां संशोधन होता है संविधान में, और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, ठीक है। 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इस टाइम पे संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया भाग 3 में, और यहाँ पे शिक्षा के अधिकार को अपनाने की बात की गई। अब 2003 से लेकर के 2007 तक इतने लंबे समय तक इसके ऊपर परिचर्चा हुई, विभिन्न तरह की कमेटियाँ बनाई गई, विभिन्न तरह के पूरे देश भर में सर्वे किए गए और इसके ऊपर परिचर्चा चलती रही 5 सालों तक। फिर आया 15 दिसंबर 2008 जब इस संविधान संशोधन को यहाँ पर राज्यसभा में मंजूरी दी गई, और 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश भर में RTE एक्ट 2009 लागू हो जाता है। तो RTE एक्ट 2009 इसलिए नाम दिया गया क्योंकि 4 अगस्त 2009 को यह संसद द्वारा अधिनियमित हो गया और 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश भर में लागू हुआ। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि RTE एक्ट 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हर एक पॉइंट को यहाँ जितना भी डायग्राम के माध्यम से मैंने यहाँ पे दिखाया है, और ये सारा आपके DLED ई-गाइड बुक में दिया हुआ है। आप वहाँ हाइलाइटर से हाईलाइट करके इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रख सकते हैं, ताकि आप जब भी पेज को पलटें तो वहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा जाए और ये सारी चीज़ें आपको रिमाइंड रहें। तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाइलाइटर से हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा,
ताकि ये सारे पॉइंट्स बार बार रिवाइज होते रहें, बार बार रिमाइंड होते रहें। अब देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो सभी लोगों को पता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये इसका सबसे पहला प्रावधान है। दूसरा है, हर एक आवासीय क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे में कक्षा 5 तक का प्राथमिक विद्यालय होगा। तो कोई भी जो बसावट है उसके 1 किलोमीटर रेडियस में एक प्राइमरी स्कूल होगा। उसके बाद है कि हर एक आवासीय क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक का एक मध्य विद्यालय होगा, मिडिल स्कूल होगा। इसको हम लोग प्रारंभिक विद्यालय भी कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय भी कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनको प्रारंभिक विद्यालय कहते हैं, और कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक जितने विद्यालय संचालित हो रहे हैं तो उनको प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा वर्ग 8 तक की पढ़ाई या 14 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में असफल घोषित नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से ये एग्जामिनेशन से छूट वाली बात आ गई है ना। तो ये बात आ गई कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। तो कक्षा 8वीं तक जाते जाते किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाने लगा। और इस नियम के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इस नियम की आलोचना भी की जाती है कि इस नियम के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं उन्हें भी जबरन क्या किया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद है बालकों का विद्यालय में नामांकन उम्र सापेक्ष होना। बच्चों की एज देखिए, अगर वो बच्चा 10 साल का हो गया है और अभी तक वो विद्यालय नहीं गया है तब आप उसका एडमिशन किस क्लास में कीजिएगा। अब 6ठा वर्ष में वो पहले क्लास में आता है, 7वें में दूसरा, 8वें में तीसरी कक्षा में आएगा, 9वां जब वर्ष होगा उसका तो 4थी कक्षा में, और जब वो 10 साल का हो जाएगा तो 5वीं कक्षा में आना चाहिए था। तो अगर कोई बच्चा 10 साल का हो गया है और अभी तक वो विद्यालय का शकल भी नहीं देखा है तो उसे सीधे आप 5वीं कक्षा में लेंगे, ना कि पहली कक्षा में लेंगे। तो इस नियम का भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला है और उम्र सापेक्ष नामांकन लिए गए हैं। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सभी जगह उम्र सापेक्ष नामांकन लिए गए हैं, और जितने भी बच्चों का उम्र सापेक्ष नामांकन हुआ है वे सभी शिक्षा में पिछड़ गए हैं। तो ये जो नियम है इसका बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला है। ये 2, चौथा और 5वां जो नियम है इनके सबसे बड़े ड्रॉबैक देखने को मिले हैं, उनकी आलोचना बराबर होती रही है। 6ठा है, निजी विद्यालयों तथा विशेष विद्यालयों जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय इत्यादि में 25% सीटें वंचित तथा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं, ठीक है। इसको RTE सीटें कही जाती हैं, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में भी 25% सीटें RTE बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। अब जो है केंद्रीय विद्यालय में हर एक कक्षा में 32 बच्चों का अधिकतम नामांकन कर दिया गया है। पहले 40 था, इसको घटा करके 32 कर दिया गया इसी साल से। तो अब 32 का 25% निकाल लीजिए, यानी कि 8 बच्चे जो होंगे वो RTE एक्ट के तहत जो है वो नामांकन उनका होता है। और इस श्रेणी में SC ST या फिर आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर जो बच्चे होंगे वे इसमें नामांकित होते हैं। 7वां है, विद्यालय में प्रवेश देते समय विद्यार्थी तथा अभिभावकों के साक्षात्कार नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार की पूछताछ किसी प्रकार की नहीं, मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड उसके नॉलेज का टेस्ट हम लोग नहीं ले सकते। विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का शुल्क लेना वर्जित है, ये तो सभी लोगों को पता है और ये सही है। किसी बच्चे को शारीरिक सज़ा या मानसिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी। ऐसी सज़ा देने वालों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप किसी भी बच्चे को सज़ा नहीं दे सकते हैं, चाहे वो बच्चा कितना भी उदंडता क्यों नहीं कर रहा हो। तो इस नियम का भी ड्रॉबैक देखने को मिला है और सभी शिक्षक इस नियम की आलोचना करते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चों को कह सकते हैं कि पढ़ाई करने के लिए पीटते हैं या डांटते हैं तो हमारा यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम उन्हें किसी प्रकार की
क्षति पहुंचाने के लिए मार पीट रहे हैं या डांट रहे हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि वो सुधरे, उसमें सुधार आए। और देखिए, प्रबलन का एक सिद्धांत है, अभिप्रेरण का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत स्किनर ने दिया, और स्किनर ने दो तरह की अभिप्रेरणा बताई, एक तो अंत अभिप्रेरणा और दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा। तो अंत अभिप्रेरणा में कोई बच्चा जो है वो खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत कम बच्चों में देखा जाता है। आप अपने क्लास में पढ़ाते होंगे, आप अपने खुद के बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो आपको पता होगा कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको कोई ना कहे फिर भी वो पढ़ने के लिए बैठे हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। अधिकांश बच्चे जो हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन वाले होते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में दो चीज़ें आती हैं। एक तो पुरस्कार आप दे सकते हैं। आप बच्चों को कहिए कि तुम अगर ये कर लोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, तुम्हें खिलौने मिलेंगे। तो पुरस्कार के लोभ में बच्चे वो काम करेंगे। दूसरा होता है दंड वाला। अब विद्यालय की जब बात आती है तो एक शिक्षक के सामने 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं। एक शिक्षक सभी बच्चे को पुरस्कार तो दे नहीं सकता है, किसी एक बच्चे को पुरस्कार दे सकता है। तो पुरस्कार वाला मेथड भी अपनाया जाता है, ऐसा नहीं कि अपनाया नहीं जाता है। और उसमें जो बच्चे फर्स्ट आते हैं तो उस बच्चे को, सेकंड थर्ड तक 3 बच्चे को अधिकतम दे सकते हैं, तो दिया जाता है। ये मेथड भी काम आता है, सभी लोग इसको करते भी हैं। उसके अलावा दंड वाला भी मेथड आ जाता है, और चूँकि वो आसान हो जाता है शिक्षकों के लिए, तो इसलिए शिक्षक उसको ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों को दंडित कर देना तो आसान है, बच्चों को डांट देना आसान है, और बच्चे डरते भी हैं। और जो बाह्य अभिप्रेरणा आती है तो इसमें भय के कारण भी वो काम को करते हैं। पुरस्कार के लोभ में भी करते हैं और दंड से बचने के लिए भी करते हैं। तो ये जो स्किनर का सिद्धांत है, तो एज ए टीचर हम लोग उसको भी फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे नियम आ गया कि ऐसे बच्चों को आप पीट नहीं सकते हैं। वे क्लास में भले उद्दंडता कर रहे हो। अच्छा, बच्चे अगर शालीनता से पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई भी टीचर क्यों पीटेगा, क्यों डांटेगा? ऐसा तो होगा ही नहीं। बच्चे को उसी परिवेश में, उसी परिदृश्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में डांटा जाता है या पीटा जाता है जब वो बहुत समझाने के बाद भी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। समझ नहीं पा रहा इन द सेंस कि वो चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, जानबूझ करके बदमाशी करता है। तो जब जानबूझ करके बदमाशी करता है तो वहाँ पीटना ज़रूरी है। क्योंकि स्किनर का ये सिद्धांत कहता है कि अगर बच्चे अंत अभिप्रेरित नहीं हैं तो आप उन्हें बाह्य अभिप्रेरणा दीजिए, और बाह्य अभिप्रेरणा में पहले उन्हें पुरस्कार दीजिए, और अगर पुरस्कार से वे नहीं मानते हैं तब फिर आप उन्हें दंड भी दे सकते हैं। तो स्किनर ने ऐसे अपनी थ्योरी तो दी नहीं है, लंबे वर्षों तक उन्होंने शोध किए हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो एज ए टीचर हम लोग उसको भी फॉलो करते हैं, और होना भी चाहिए। यहाँ पे बच्चों के पीटने के पीछे शिक्षक का कोई पर्सनल किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट तो होता नहीं है। वहाँ मूल उद्देश्य ये है कि जो बच्चा हमारे सामने है वो किसी भी तरीके से सीखे, किसी भी तरीके से अच्छा बने, चाहे उसमें पीटना ही क्यों ना शामिल हो। हम लोग उदाहरण देते हैं घड़े का, कि अगर कच्चा घड़ा होता है तो उसे जब तक ठोका पीटा नहीं जाएगा तो वो सही आकार में नहीं आएगा, वरना क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह का थ्योरी टीचर लोग भी देते हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो नियम कानून बनते हैं, नीतियाँ बनती हैं, वो सीधे सीधे मानते कि नहीं, आप किसी भी बच्चे को नहीं पीट सकते हो। प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं पीट सकते हो, क्योंकि आप अगर बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो तो ये आपकी गलती है, और इसीलिए सजा या मानसिक प्रताड़ना से वंचित किया गया। अब इसके बाद के पॉइंट में आते हैं। 10वां जो नियम है वो है छात्र शिक्षक अनुपात का। प्राथमिक स्तर पर 30:1 का और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 का होगा। यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे प्राथमिक स्तर पर 1:5 में,
और 6 to 8 में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे 35 बच्चों पर एक शिक्षक। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कारण शैक्षिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन। अब ये परिवर्तन को समझिए। इसमें आपके प्रश्न बन सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद विद्यालय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है या देखने को मिलता है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको इस तरह की चीज़ें समझनी होंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप प्रश्नों की संख्या को खुद से बढ़ा सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, मैं ये सारा टेक्निक मैं आप लोगों को समझाते चलता हूँ। ऐसे तो आप सभी लोग सुधी मतलब कि एक्सपर्ट लोग हैं, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक गाइड करने की बात है तो मैं गाइड करता चलता हूँ। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर समझते चलते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है कि हर एक विद्यालय क्षेत्र तक विद्यालय की पहुँच हुई है। अभी देखिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक में, दूर दराज क्षेत्रों तक में विद्यालय की स्थापना हो गई है। अब बहुत कम संख्या में ऐसे विद्यालय बचे हुए हैं जिनका अपना भवन नहीं है, उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, परसेंटेज में अगर बात करें तो लगभग 6 से 7% विद्यालय ऐसे होंगे जिनका अपना भवन नहीं है। बाकी 94-95% विद्यालय के अपने भवन हो चुके हैं। तो हर एक विद्यालय क्षेत्र तक विद्यालय की पहुंच हुई, ये सबसे बड़ी बात है। कई ऐसी पीढ़ियां गुजर गई जिन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, और अभी जो हमारा विद्यालय है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो पहली पीढ़ी हैं जो अक्षर ज्ञान सीख रहे हैं। हम सभी ने इसको अनुभव किया ही होगा। आप सभी ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे विद्यालय में पहुंचते हैं जो अपनी कह सकते हैं कि अपनी खानदान की वो पहली पीढ़ी हैं जिन्होंने पहली बार विद्यालय का मुंह देखा है, कॉपी कलम पकड़ा है, अक्षर ज्ञान सीखा है। तो बिहार की स्थिति तो बहुत बदतर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे नीचे पायदान पे। तो हमारे विद्यालय में इस तरह के बच्चे आ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जो काम हुआ है कि विद्यालय का निर्माण हर एक वसावट में किया गया है, तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा है विद्यालय भवन को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाना। अब इसमें सभी जगह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ भी संभव हो पाया, जहाँ भी विद्यालय के भवन में या कह सकते हैं विद्यालय की अपनी ज़मीन रही है, वहाँ पे ये सारा काम हुआ है। चारदीवारी बनाई गई है, बालक बालिका के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं, रैंप वगैरह भी बनाए गए हैं। लेकिन अधिकांश विद्यालय में यहाँ पे परसेंटेज जो है ना वो बढ़ जाएगा जिसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे खेल का मैदान नहीं है, चारदीवारी नहीं है, बालक बालिका के लिए शौचालय की व्यवस्था तो पिछले साल तक लगभग सारे विद्यालयों में कर दी गई जहाँ पे विद्यालय भवन थे। इसके ऊपर सरकार ने काम किया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। विद्यालय भवन में कक्ष के साथ साथ खेल का मैदान भी होना चाहिए। तो खेल का मैदान तो 90% विद्यालय में नहीं है, 10% ऐसे विद्यालय जहाँ पे खेल का मैदान है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षण व्यवस्था में सुधार। RTE एक्ट 2009 लागू होने के बाद टेट एग्जामिनेशन आ गया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, दोनों ही स्तर पे टेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने शुरू हुए। और बिहार टेट 2011 सबसे पहले आया था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो बीटेट 2011 पास करके आए होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो बीटेट 2011 में जो कंडीशंस थे आप लोगों ने देखा होगा, कितनी बड़ी संख्या में फॉर्म फिलअप हुए थे। तो वो टाइम था कि अब जो है विद्यालय में जितने भी शिक्षक आएंगे वो इस एग्जामिनेशन को पास करके ही आएंगे। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास अगर करते हैं तभी वो शिक्षक बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी। शिक्षण व्यवस्था में इससे सुधार होगा। और निश्चित रूप से जब से ये सिस्टम लागू हुआ तो शिक्षण व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। और अब तो बिहार टेट या फिर सेंट्रल टेट
पास कीजिए, इसके बाद बीपीएससी पास कीजिए और तब जाकर के टीचर बनिए। तो अब जाकर के थोड़ा सा क्राइटेरिया और ज़्यादा टफ हो गया है टीचर बनने वाला। तो जितना ज़्यादा टफ होगा उतने ज़्यादा अच्छे लोग आएंगे, उतने ज़्यादा कर सकते हैं कि, लेकिन वहाँ क्या है कि प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए, प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अगर प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी तो फिर आप कितना भी अच्छा नियम बना लें, सुधार तो बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके बाद है गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित शिक्षण। तो गतिविधि के आधार पे बहुत सारा टीचिंग होना शुरू हुआ। बाल केंद्रित शिक्षक की जो बात की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, तो इसकी परिकल्पना भी एक आरटी एक्ट 2009 के लागू होने के बाद ही आई। अब आते हैं समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन की बात करेंगे। तो समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो समावेशी शिक्षा के अनुसार हम लोग कहते हैं कि किसी भी बच्चे को उसके धर्म को देख करके, उसकी जाति को देख करके, उसके लिंग को देख करके, उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति को देख करके हम शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सम्मिलित करके हम शिक्षा देंगे, चाहे वो सामान्य बालक हों चाहे विशेष आवश्यकता वाले बालक हों। उन सभी को एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय में, एक ही पाठ्यक्रम के साथ शिक्षित करेंगे तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहला पॉइंट है कि सामान्य मानसिक विकास हेतु अगर हम अलग अलग कर देते हैं, विभेदीकरण की नीति अगर अपनाते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो दृष्टिबाधित स्कूल में चले जाएंगे, जो लोकोमोटर डिजेबिलिटी वाले हैं उनके लिए अलग स्कूल है, ठीक है, जो सेरेब्रल पाल्सी वाले हैं वो अलग विद्यालय में चले जाएंगे, और जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित है उनके लिए अलग स्कूल है। तो अलग अलग अगर विभेदीकरण की नीति अपनाते हैं तो बच्चों का सामान्य मानसिक विकास वहाँ पे प्रभावित होता है, क्योंकि अगर सभी बच्चे एक साथ रहते हैं तो वो अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं समझते हैं, एक ही समाज के अंग समझते हैं। तो सामाजिक एकीकरण की भावना भी वहाँ विकसित होती है। तो सामाजिक एकीकरण के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की गई, शैक्षिक एकीकरण के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि शिक्षा में एक रूपता होनी चाहिए। एक चीज़ जो जिस बच्चे को सिखाई जा रही है वही चीज़ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सिखाई जा रही हो, तो उनमें शैक्षिक एकीकरण की भावना आएगी। इसके बाद है समानता के अनुपालन हेतु। हमारा संविधान समानता की बात करता है, समता की बात करता है। तो समता और समानता को तभी हम लागू कर सकते हैं जब हम विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण कर पाएंगे। इसके बाद है दूरियों को मिटाने हेतु। अगर हम अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ाएं, अलग अलग जगह पर ले जा करके, तो क्या होगा कि वे समाज से दूर हो जाएंगे, ठीक है, अपने घर से दूर हो जाएंगे, अपने घर परिवार से दूर हो जाएंगे। तो दूरियों को मिटाने के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई। इसके बाद है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का सिद्धांत ये कहता है कि सभी बच्चे को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए, तभी शिक्षा का सार्वभौमिकरण सही होगा। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? तो पहला है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया का अवसर देकर सामाजिक एकीकरण करना। ठीक है, बात तो वही है कि जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे, एक ही पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा को पूरा करवाना है, ताकि उन्हें आपस में अंतःक्रिया का अवसर मिले, वे एक दूसरे को सहयोग करना सीखें, वे एक दूसरे के साथ संभाव रखें। ठीक है, तब जाकर के सामाजिक एकीकरण की जो हमारी थ्योरी है वो पूरी होगी। दूसरा है बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। बच्चे अपने आप में आत्मनिर्भर बने, ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हों, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है। इसके बाद है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना। चूँकि समावेशी शिक्षा सबको समान लेकर, सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित थ्योरी है। ठीक है, और इससे प्रजातांत्रिक मूल्य की स्थापना होती है। इसके लिए भी यह एक उद्देश्य के रूप में है।
इसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। जो भी भ्रांतियाँ फैली हैं कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो अक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं, वे पढ़ नहीं सकते हैं, हमारे समाज में उनका नामकरण जो है उनके दिव्यांगता के आधार पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे समाज में, इससे हम कैसे बचेंगे, इससे हम कैसे इग्नोर करेंगे, इससे हम कैसे कह सकते हैं कि समाज में जागरूकता फैलाएंगे, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जितने भी इस प्रकार के बच्चे होंगे उनको हम एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान करते हैं, ताकि समाज में जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हैं कि ऐसे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, वे जब पढ़ करके दिखाएंगे और सामान्य बच्चों की तरह अच्छे अंक ला करके दिखाएंगे, अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, तो फिर समाज की जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होंगी। इससे शैक्षिक व्यवस्था में क्या बदलाव आए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, तभी तो समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है या उसके जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो पाएंगे। तो सबसे पहला विद्यालय की भौतिक संरचना में बदलाव। अब देखिए विद्यालय की भौतिक संरचना में क्या क्या बदलाव आए हैं। एक तो रैंप बनाया गया है, ताकि अगर लोकोमोटर डिजेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं वो रैंप बनेगा तो वो अगर व्हील चेयर पर हैं तो व्हील चेयर की सहायता से वो आगे अपने कक्षा में जा सकते हैं। शौचालय की व्यवस्था, CWSN स्पेशलिस्ट जो उनका शौचालय होता है वो उस तरह का शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे विद्यालयों में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये हो जाएगा। इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। बहुत तरह के ऐसे टेक्निक्स लागू किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि जो भी गतिविधि आधारित शिक्षण की हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ब्रेल लिपि की अगर बात करते हैं या विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों की बात करते हैं तो उनकी बहाली यहाँ पे करवाई जा रही है। इसके बाद है तीसरा, शिक्षक के दृष्टिकोण में बदलाव लाया गया है। शिक्षकों को भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ा है और ऐसे बच्चों को एक साथ मिलकर के पढ़ाने की अवधारणा को विकसित किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी शिक्षा के समान अवसर मुहैया करवाना। ठीक है, इसके बाद है गतिविधि आधारित शिक्षण। ये सारे बदलाव देखने को मिले हैं। इसके बाद है कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव। तो कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव, इसको समझ लेते हैं। वर्ग 1 से 2 के लिए आनंददायी कक्ष, ये पहला बदलाव देखने को मिला है कि हमारे जो क्लास 1 और क्लास 2 का जो विद्यालय भवन होगा, आप लोगों ने देखा होगा, वो षटकोणीय होता है। वो पूरी तरह से ये क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, सभी के विद्यालय में है ही। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 का जो निर्माण किया गया है उसका आकार जो है वो चेंज किया गया है और उसकी जो छत है वो अधिकांश जगह पे गुंबदनुमा बनाई गई है, ताकि बच्चों को उसको देख कर के उत्सुकता उनमें जगे। ठीक है, और जब वो बोलें तो उनकी आवाज़ थोड़ी गूंजे, है ना। दूसरा है दीवार लेखन, जिसमें दीवार पे हम लोग कई तरह के नारे लिखते हैं, कई तरह की शुक्तियाँ लिखते हैं। ठीक है, अच्छे वचन लिखते हैं। फिर दीवार पेंटिंग है, श्यामपट्ट सज्जा है, वर्ग कक्ष में पोस्टर व पेंटिंग है। ये जो है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें कला समेकित शिक्षा को यहाँ पे इंगित करती हैं कि हम बच्चों से दीवार पेंटिंग करवा रहे हैं, बच्चों से ब्लैक बोर्ड को सजवा रहे हैं। वे लोग ब्लैक बोर्ड को डेकोरेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो पेपर को कट करके फूल बना रहे हैं, वहाँ चिपका रहे हैं। कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड का जो चारों तरफ का पट्टी होता है उस पर वो ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा वर्ग कक्ष में पोस्टर लगाना, पेंटिंग लगाना, बच्चों के नाम का पोस्टर बनाया जाता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनका बर्थडे लिस्ट बना सकते हैं, है ना, और उसको अपने विद्यालय, अपने कक्षा की दीवार पे चिपका सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करवाई जा सकती हैं बच्चों से।
विज्ञान व गणित चार्ट, विज्ञान और गणित के कई चार्ट भी मिलते हैं। FLN किट के द्वारा तो सभी विद्यालय में पहुंचाया गया है, उसमें कई तरह के चार्ट हैं। इसके अलावा कक्षा के फर्श पर गणितीय आकृतियों को उकेरना, विभिन्न प्रकार के कलाओं का प्रदर्शन, ठीक है। बहुत तरह के जो हमारे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जैसे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, गांधी जयंती हो, विभिन्न महापुरुषों की जयंती हम लोग अपने विद्यालय में मनाते हैं। तो उस अवसर पे हम बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करवा सकते हैं। इसमें भाषण लेखन, भाषण वाचन, ठीक है, गीत संगीत प्रतियोगिता करवा सकते हैं, नाटक प्रतियोगिता करवा सकते हैं, ठीक है। सूचना व संचार तकनीकी का शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग, तो कई तरह के यहाँ पे TLMs ऐसे हैं जो IT से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ICT से संबंधित हैं, जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स आ जाते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न ETC। ये कागजी ज़्यादा लगता है, प्रैक्टिकल में तो कहीं मैंने रेडियो देखा नहीं, टेप रिकॉर्डर भी नहीं देखा, टेलीविज़न भी नहीं देखा। स्मार्ट क्लास भले आया है। कंप्यूटर एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं तो कंप्यूटर एजुकेशन अब बहुत सारे विद्यालय में पहुंचा है। तो कंप्यूटर एजुकेशन ये सही है, और कंप्यूटर एजुकेशन हमारा फ्यूचर भी है, एक तरह से कह सकते हैं। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई तरह के मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, ये विद्यालय में लाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर डेली चेतना सत्र में न्यूज़पेपर का रीडिंग होना चाहिए। मैगजीन्स, अगर पुस्तकालय है तो बहुत तरह के मैगजीन्स हैं जिसे बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। कुछ जर्नल्स भी प्रकाशित होते हैं, तो ये हायर क्लास के लिए जर्नल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद स्मार्ट क्लास की बात आती है, तो स्मार्ट क्लास कुछ विद्यालयों में लगाए गए हैं। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम लोग प्राथमिक कक्षा के बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। इंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको एजुकेशन भी दिया जा सकता है स्मार्ट क्लास के द्वारा। लेकिन अभी यहाँ पे हम अपने राज्य में देखते हैं तो क्या है कि स्मार्ट क्लास ज़्यादातर आपको हाई स्कूल में देखने को मिलेंगे, जबकि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है प्राइमरी लेवल पर। इसके बाद इंटरनेट, कंप्यूटर लैब, इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। तो आज का क्लास यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आएगा, तो वहाँ पे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिए क्लास को, ठीक है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।